आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उन अहम 60 सालों की, जब एक छोटी सी चिंगारी ने पहले तो एक बड़े विद्रोह की आग भड़काई और फिर धीरे धीरे उसी आग ने पूरे देश को आज़ादी के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। देखिए, 1857 के विद्रोह को ना कई नाम दिए गए हैं, लेकिन वीडी सावरकर का दिया ये नाम स्वतंत्रता का पहला संग्राम, इसकी जो असल भावना थी उसे शायद सबसे अच्छी तरह से पकड़ता है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। अगर यह वाकई एक संग्राम था, तो इसका कोई एक लीडर क्यों नहीं था? कोई एक सबका कॉमन लक्ष्य क्यों नहीं था? तो फिर ये था क्या? और कैसे अचानक भड़का हुआ गुस्सा आगे चलकर एक पूरे आंदोलन में तब्दील हो गया? तो चलिए सीधा 1857 में चलते हैं। ये जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो क्या वजह थी जिसने आग लगा दी? वजह थी एक राइफल, एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की खबर फैली और इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। लेकिन सच तो यह है कि ये कारतूस सिर्फ एक चिंगारी थे। बारूद तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। असल में आग का ईंधन कई और चीजें थीं, जैसे कि अंग्रेजों की हड़प नीति, मतलब जिस राजा का अपना बेटा नहीं, उसका राज्य छीन लो। जबरदस्त टैक्स वसूला जा रहा था, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में दखल दिया जा रहा था, और सेना में भी भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बना दिया था। और पैसों की बात करें तो अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने के ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए थे जिसने किसानों की कमर ही तोड़ दी। चाहे जमींदार टैक्स ले या अंग्रेज सीधे किसान से, सारा बोझ आम आदमी पर ही आता था। नतीजा, किसान और गरीब होता चला गया। तो विद्रोह की ये चिंगारी बहुत ताकतवर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरे देश में आग नहीं लगा पाई। और जब ये विद्रोह दबा दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया। पर यह फेल क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह थी एकता की कमी। ये एक देशव्यापी आंदोलन नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। कोई एक लीडर नहीं था, कोई एक प्लान नहीं था, और इसी बिखराव का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इसे आसानी से कुचल दिया। इस विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन शुरू हुआ। सत्ता अब व्यापारियों के हाथ से निकलकर सीधे सरकार के हाथ में चली गई थी और गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इसी दौरान दादाभाई नौरोजी ने एक बहुत जरूरी थ्योरी सामने रखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन धीरे धीरे ब्रिटेन भेजा जा रहा है। यहां तक कि अंग्रेजी हुकूमत चलाने का सारा खर्चा भी भारत के ही पैसों से उठाया जा रहा था। मतलब हमारा ही पैसा हमें ही गुलाम बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। अब जब हथियार उठाने का रास्ता नाकाम हो गया तो लोगों को समझ आया कि एक नई रणनीति अपनानी पड़ेगी, और यहीं से जन्म हुआ एक राजनीतिक संगठन का। साल था 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। मकसद था अंग्रेजों से उनकी ही भाषा में, यानी कानून और राजनीति के जरिए अपनी बात मनवाना। लड़ाई अब मैदान में नहीं, बल्कि याचिकाओं और बहसों से लड़ी जानी थी। शुरुआती दौर में कांग्रेस पर उदारवादी यानी मॉडरेट्स का दबदबा था। ये वो नेता थे जिन्हें लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और अगर हम शांति से अपनी मांगे रखेंगे तो वो जरूर मानेंगे। इनका तरीका था धीरे धीरे बदलाव लाना। लेकिन ये जो शांति और धैर्य वाला तरीका था, इससे हर कोई सहमत नहीं था, और बहुत जल्द आंदोलन के अंदर ही दो अलग अलग सोच पैदा हो गई। और यहीं पर आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे उदारवादी जो संवैधानिक सुधार चाहते थे, और दूसरी तरफ थे उग्रवादी जो कहते थे कि सुधार नहीं, हमें स्वशासन यानी अपना राज चाहिए। एक तरफ याचिकाएं थी तो दूसरी तरफ विरोध और बहिष्कार का रास्ता। उदारवादियों का मानना था कि अगर हम तर्क और नैतिकता के साथ अपनी बात रखेंगे तो अंग्रेज हमारी जरूर सुनेंगे। उन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। लेकिन फिर आए बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता। उन्होंने साफ साफ कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके लिए आजादी कोई भीख नहीं थी जो मांगी जाए, वो तो हमारा हक था। अब चलते हैं साल 1905 में। ये वो साल था जब अंग्रेजों के एक फैसले ने मानो आग में घी डाल दिया, और जो बहस कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, वो पूरे देश का आंदोलन बन गई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया, और कारण क्या बताया
कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए उसे संभालने में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में मुश्किल हो रही है। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। वो था फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिमों को अलग करके वो राष्ट्रवाद की उठती हुई लहर को कुचलना चाहते थे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बंटवारे ने लोगों को तोड़ने की बजाय और मजबूती से जोड़ दिया। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़े जलाए और अपने देश में बनी चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की आग तो तेजी से फैल रही थी, लेकिन इसकी गर्मी से आंदोलन के अंदर भी दरारें पड़ने लगीं। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1907 में कांग्रेस खुद उदारवादियों और उग्रवादियों में टूट गई। तो अंग्रेजों ने बंगाल को बांटना चाहा, पर बदले में एक पूरे जन आंदोलन को जन्म दे दिया। उनकी एक चाल जो राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए थी, उसी ने उसे एक नया और ज्यादा शक्तिशाली रूप दे दिया। तो क्या यही वो पल था जब ये तय हो गया था कि भारत की आज़ादी अब होकर ही रहेगी?